This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कल से हमने चालू किया है नीट 2023 और 24 के लिए ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन कोचिंग सीरीज, जिसमें हमारी गारंटी है, आपको ये आश्वासन है कि बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। कल हमने बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, और उसमें सबसे पहले कल हमने बात किया, थोड़ा सा बात कर ले, कल हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया था थोड़ा सा उसको रिवाइज कर ले। सबसे पहले हमने बात किया था कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपलर फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। जैसे प्रोटीन से अमीनो एसिड का बनना, लिपिड से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बनना, और पॉलीसेक्राइड से मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का बनना, ये क्या कहलाता है, ये डाइजेशन कहलाता है। फिर हमने बात किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट है दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, और जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। फिर कल हमने बात किया था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। हमने बात किया था एलिमेंट्री कैनाल माउथ, वक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से बना होता है। उसके बाद हमने बात किया था बक्कल कैविटी के बारे में। उसमें हमने बात किया था कि बक्कल कैविटी का पहला हिस्सा वेस्टिब्यूल कहलाता है, जो लिप्स और टीथ के बीच में होता है, और टीथ के पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है बक्कल कैविटी प्रॉपर। बक्कल कैविटी का रूफ, छत क्या कहलाता है, पैलेट कहलाता है, जिसका पहला हिस्सा कहलाता है हार्ड पैलेट, दूसरा कहलाता है सॉफ्ट पैलेट, और लास्ट वाला फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज यूब्यूला। फिर हमने फेरिंग्स में बात किया था। फेरिंग्स का कितना पार्ट है, 3 पार्ट। नेजल चैम्बर के ठीक पीछे जो फेरिंग्स है दिस इज नेसोफेरिंग्स। बक्कल कैविटी के पीछे जो है दिस इज ऑरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स के पीछे जो है दिस इज कॉल्ड एज लैरिंगोफेरिंग्स। देखो बेटा, जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो बैक का रिवीजन निश्चित रूप से हमें करना है, कुछ टाइम हमें खर्च करना है बैक के रिवीजन के लिए, ठीक है। और इस समय वो सारे डायग्राम आपके दिमाग में घूमने चाहिए जो हमने बनाए थे, ठीक है। फिर हमने बात किया था कि फेरिंग्स का इसोफेगस में ओपनिंग क्या कहलाता है, गलेट कहलाता है, और फेरिंग्स का ओपनिंग किसमें, लैरिंग्स में क्या कहलाता है, ग्लॉटिस कहलाता है। फिर हमने इसोफेगस का बात किया था। इसोफेगस का स्टार्ट कहाँ से होता है, इसोफेगस का स्टार्ट होता है नेक से, फिर ये थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है, डायफ्राम को क्या करता है, पियर्स करता है, डायफ्राम में छेद करता है, और एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच जाता है, और एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ खुलता है, स्टमक में जाकर खुलता है। और स्टमक और एब्डोमिनल, स्टमक और इसोफेगस का जो जंक्शन है उस पर क्या होता है, इसोफिजियो गैस्ट्रिक स्फिंक्टर। फिर हमने बात किया था जे शेप स्टमक के बारे में। स्टमक का 4 पार्ट है। स्टमक में जहां इसोफेगस का ओपनिंग होता है दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक स्टमक। उसके बाद वाला भाग क्या कहलाता है, फंडस। उसके बाद वाला पार्ट क्या कहलाता है, बॉडी, और सबसे बाद में होता है पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक कहां जाकर खुल जाता है, पाइलोरिक स्टमक सी शेप ड्यूडिनम में जाकर खुल जाता है, और वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का कुल मिलाकर 3 पार्ट है। उसका पहला पार्ट क्या कहलाता है, ड्यूडिनम, जो कि सी शेप है। दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, जेजुनम, जो कि थोड़ा सा क्वाइल्ड है, और तीसरा पार्ट कहलाता है इलियम, जो फुल क्वाइल्ड है, पूरी तरह से क्वाइल्ड है। फिर हमने बात किया था लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा कौन सा हुआ, उसका पहला हिस्सा होगा सीकम। सीकम से क्या निकलता है, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसके बाद क्या है, कोलोन, और कोलोन का कितना पार्ट है, 4 पार्ट है। उसका पहला पार्ट क्या कहलाता है, असेंडिंग कोलोन। उसके बाद क्या रहेगा, ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद क्या रहेगा, डिसेंडिंग कोलोन, और उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा सिग्मोइड कोलोन, और सबसे बाद में रेक्टम, और रेक्टम के बाद में एनल कैनाल और एनस। गॉट इट माय पॉइंट। इतना पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमें बात करना है किसके बारे में, इसके बाद हमें बात करना है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एनसीईआरटी के 11th एनसीईआरटी के 16th पेज के 16th चैप्टर के पेज नंबर 260 और 261 पर है। इसमें हम पढ़ते हैं इसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक जो एलिमेंट्री कैनाल की बॉल है उसका कितना लेयर होता है, उसका 4 लेयर होता है। सबसे बाहर वाला क्या कहलाता है, सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, और उसके बाद म्यूकोसा। तो इन सभी का डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमारा स्टडी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस होगा। हाँ, एनसीईआरटी को समझने के लिए हमें एनसीईआरटी के बाहर के डायग्राम की जरूरत होती है, तो एनसीईआरटी के बाहर के डायग्राम हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं।
इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, एनसीईआरटी को समझने के लिए एनसीईआरटी के बाहर के डायग्राम की ज़रूरत होती है। तो एनसीईआरटी के बाहर के डायग्राम हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं, लेकिन कंटेंट पूरी तरह से एनसीईआरटी का रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और स्ट्रक्चर और बॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के सेकंड लेक्चर के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 260 टू 261। एनसीईआरटी के मॉडिफाइड नोट्स जिनको पढ़ना आपके लिए बहुत आसान रहेगा, सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगे, तो उनको आप देख सकते हो। सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते रहें। चलिए अब बात करते हैं लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो एलिमेंट्री कैनाल का जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कहलाता है सिरोसा। अच्छी तरह से याद रखना, जो किससे बना होता है, ये जो है याद रखना आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है, सिरोसा, जो कि मेसोथेलियम से बना होता है। फिर सेकंड लेयर जो सबसे ज़्यादा थिक लेयर भी है, ये लेयर क्या कहलाता है, याद रखना ये लेयर कहलाता है मस्कुलरिस म्यूकोसा और मस्कुलरिस एक्सटर्ना और मस्कुलरिस लेयर। फिर उसके बाद थर्ड लेयर ये क्या कहलाता है, सब म्यूकोसा, और सबसे जो अंदर का लेयर है दिस इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। सो स्टेप बाय स्टेप हमें स्टडी करना है ये अलग अलग लेयर के बारे में। यहाँ पर एक एलिमेंट्री कैनाल का हमने टीएस लिया है, ये आउटर मोस्ट लेयर दिस इज कॉल्ड एज सिरोसा, जो कि मेसोथेलियम से बना हुआ। सेकेंड लेयर जो सबसे ज़्यादा थिक लेयर भी है दिस इज मस्कुलरिस म्यूकोसा। तीसरा लेयर सब म्यूकोसा एंड इनर मोस्ट लेयर जो सबसे अंदर के साइड का लेयर है ये कहलाता है म्यूकोसा, और म्यूकोसा के अंदर कैविटी हो जाती है जिसे एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर का बात किया, तो देखो सबसे बाहर का लेयर क्या हुआ, सिरोसा, जो किससे बना है, मेसोथेलियम से बना है। फिर उसके बाद देखो ये मस्कुलर लेयर है। मस्कुलर लेयर में देखो ध्यान से देखना है, कुल मिलाकर 3 तरह की मसल्स है। सबसे बाहर के साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे बाहर के साइड में क्या, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। उसके बाद ये सर्कुलर मसल्स है और उसके बाद ये ऑब्लिक मसल्स है। Got it my point? And oblique muscles is found only in ball of stomach. बाकी और जगह लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होता है, बट ऑब्लिक मसल्स कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड ओनली इन बॉल ऑफ स्टमक। फिर याद रखना लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में माइंटिक या ऑर्बैक प्लेक्सस है, जो वास्तव में नर्व फाइबर का नेटवर्क। गॉट इट माई पॉइंट। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ये कुछ एक पॉइंट है जिसमें आपको खास तौर से याद रखना है कि सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है जो किससे बनता है, मेसोथेलियम से बनता है। और मेसोथेलियम क्या है, एपिथेलियम और विसरल ऑर्गन, और इसमें थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। ये सिरोसा के बारे में आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सब म्यूकोसा के बारे में। तो अगर मैं सब म्यूकोसा के बारे में बात करूं तो इसमें 2-3 बातें आपको याद रखना है। एक तो ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में क्या पाया जाता है, ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है। और उसके अलावा इसमें इसके अलावा इसमें मिसनर प्लेक्सिस भी होता है, और मिसनर प्लेक्सिस का ये भी क्या है, ये बेसिकली नर्व फाइबर है। ठीक है, और ब्रूनर्स ग्लैंड किसका सीक्रेशन करता है, म्यूकस का सीक्रेशन करता है। इसका ओपनिंग कहाँ होता है, म्यूकोसा की इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसल एपिथेलियम में होता है। याद रखना इसका लोकेशन सब म्यूकोसा है, बट इसका ओपनिंग नीचे है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, म्यूकोसा हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे याद रखना है, सब म्यूकोसा आपको याद रखना ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, जिसमें नर्व फाइबर भी है, ब्लड कैपिलरी है और लिम्फ वेसल्स भी है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी के पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं म्यूकोसा के बारे में। अगर मैं म्यूकोसा के बारे में बात करूं तो देखो इसका 3 लेयर है। इसका सबसे जो आउटर लेयर है दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस इंटरना और मसल लेयर। तो याद रखना एलिमेंट्री कैनाल में 2 मसल लेयर है। एक सिरोसा के अंदर वाला है जिसको हमने बोला मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और इसको हम लोग बोल रहे हैं मस्कुलरिस इंटरना और मसल लेयर। दूसरा लेयर कौन सा है, लैमिना प्रोप्रिया, और सबसे अंदर का लेयर क्या है, म्यूकोसल एपिथेलियम। ठीक है, तो चलिए इन लेयर का हम डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया म्यूकोसा में सबसे पहले हमने बात किया किसका, मस्कुलरिस इंटरनल लेयर का। इसमें 2 तरह का मसल्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है और ये सर्कुलर मसल्स है। ठीक है, ऑब्लिक मसल्स
मस्कुलरिस इंटरना मतलब म्यूकोसा की मसल्स लेयर में नहीं पाया जाता। फिर इसका सेकंड लेयर लेमिना प्रोप्रिया, इसमें याद रखना इलियम की लेमिना प्रोप्रिया में एक खास स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये खास स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज पियर्स पैचेस और इंटेस्टाइनल टॉन्सिल एंड दिस आर फाउंड इन इलियम ओनली। ये केवल इलियम में होता है, इलियम के अलावा ये कहीं नहीं होता। और ये इंटेस्टाइनल टॉन्सिल है, लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन का काम करता है। समटाइम कॉल्ड एज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये हो जाएगा म्यूकोसल एपिथेलियम, और म्यूकोसल एपिथेलियम में इस तरह के उभार हैं। ये उभार क्या कहलाते हैं? ये उभार कहलाते हैं बिलाई। अब एक बात याद रखना, ये उभार जहाँ पर डाउन साइड में जाते हैं वहाँ पर कुछ दरारें पाई जाती हैं। इन दरारों में ही ये जो आप डक्ट देख रहे हो, ये किसका डक्ट है? ये ब्रूनर्स ग्लैंड का डक्ट है। ये इन दरारों में खुलता है और उसके अलावा इन दरारों को, दरार मतलब क्रिप्ट, इंग्लिश जूलॉजी की भाषा में हम क्या बोलेंगे? क्रिप्ट। इसका डिस्कवरी कौन किया था? लीवरकुन किया था। तो लीवर, तो इनको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवरकुन। और ये क्रिप्ट ऑफ लीवरकुन जो है ब्लाई के जंक्शन पर, ये वास्तव में ब्रूनर्स ग्लैंड के साथ मिलकर इंटेस्टाइनल ग्लैंड बनाता है। ठीक है, फिर कुछ एक और स्ट्रक्चर हमें देखना है। अगर म्यूकोसल एपिथेलियम की बात करें तो ये स्टमक में छोटे छोटे फोल्डिंग बनाता है जिन्हें हम रियुगी कहते हैं। लेकिन अगर आप इंटेस्टाइन में बात करोगे तो ये बड़े बड़े फोल्ड बनाता है जिन्हें क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। और बिलाई पर माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं जो कि इसकी जो म्यूकोसल एपिथेलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसे ब्रश बॉर्डर जैसा लुक देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम और आगे बढ़ेंगे तो देखो अब ये म्यूकोसा इन स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो ये इसने बिलाई बनाया, और उसके अलावा इसमें खास तरह की सेल हैं जो गॉबलेट सेल कहलाती हैं। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी में गॉबलेट सेल ये क्या करती है? म्यूकस का सीक्रेशन करता है। म्यूकस क्या करता है? ये पैसेज का लुब्रिकेशन करता है। तो ये जो बिग साइज के उभार जो फोल्डिंग बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये क्या कहलाता है? ब्लाई और प्लीका सर्कुलरिस और बेल्ब ऑफ कैरक्रिंग। और इससे क्या निकलता है? माइक्रोब्लाई और ब्रश बॉर्डर। ठीक है, और अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर एक माइक्रोब्लाई का स्ट्रक्चर हमने बनाया। तो ये माइक्रोब्लाई का म्यूकोसल एपिथेलियम है जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे छोटे बड़े साइज के एपर्चर हैं। फिर इसमें देखोगे आप ये ब्लड कैपिलरी है। अगर आप एक माइक्रोब्लाई का बात करते हो तो माइक्रोब्लाई में सिंगल ब्लड कैपिलरी होता है, और अगर आप बिलाई की बात करते हो तो उसमें ब्लड कैपिलरी का पूरा सेट होता है। और ये क्या हुआ? ये हुआ जो बिल्कुल सेंटर पर है ब्लड कैपिलरी के अंदर, दिस इज लिम्फ कैपिलरी और लैक्टियल। याद रखना ये जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है येलो कलर से। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि म्यूकोसल एपिथेलियम के जो एपर्चर हैं ये लार्ज साइज के हैं, और लिम्फेटिक लैक्टियल के भी जो एपर्चर हैं ये लार्ज साइज के हैं, बट ब्लड कैपिलरी के जो एपर्चर हैं ये स्मॉल साइज के हैं। तो ब्लड कैपिलरी का एपर्चर स्मॉल साइज के हैं तो इनमें केवल स्मॉल कंटेंट ही एंटर कर सकेगा, जबकि लिम्फ कैपिलरी में लार्ज साइज का कंटेंट एंटर कर सकेगा। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। फिर कौन कंटेंट एंटर करेगा? ब्लड कैपिलरी में जो स्मॉल साइज का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, बेस, शुगर, फॉस्फेट, ये सब डाइजेशन में हम पढ़ेंगे। और लेक्टियल में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड लिपिड सोल्यूबल विटामिन, ये सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा जाएगा। अब ये जितना कुछ हम पढ़ कर आए हैं, अगर वो एट अ ग्लांस आपको देखना है तो वो सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर एट अ ग्लांस दिखाई दे रहे हैं। इन दो डायग्राम में ये सारे स्ट्रक्चर एट अ ग्लांस हैं, आप एट अ ग्लांस देख सकते हो। अब यहाँ पर एक दो बातें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। एनसीईआरटी का लाइन है, सिरोसा मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम और विसरल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू। देखो एक बात याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल की बॉल में चारों टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, देखो मेसोथेलियम मतलब एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इसमें है ही। मस्कुलरिस म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स, और नर्वस टिश्यू हमने पढ़ ही लिया है, माइंटिक प्लेक्सस और मीजनल प्लेक्सस। और सब म्यूकोसा की बात करें तो सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड ब्रूनर्स ग्लैंड इन ड्यूटेनम। ठीक है, और अगर म्यूकोसा की बात करें इसमें याद रखना बिलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं? सरफेस एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं।
ठीक है। और ये स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है, जबकि इंटेस्टाइन में क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन बनाता है, जो वास्तव में इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। तो कुल मिलाकर इतनी बातें, अब इन्हीं चीज़ों को जो हम पढ़ कर आए हैं समराइज वे में आप देखना चाहते हो तो कुछ चार्ट और टेबल है, समराइज वे में आप देख सकते हो। देखो एक बात याद रखना, अब एक बात यहाँ पर अच्छी तरह से आपको याद रखना है। अगर यहाँ लेयर्स ऑफ म्यूकोसा की और बात करते हो तो मस्कुलरिस म्यूकोसा में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, वही सब बातें जो हम पढ़ कर आए हैं। अब एक बात याद रखना, हम यहाँ पर पूरी तरह से एनसीईआरटी का स्टडी कर रहे हैं, बट अगर एनसीईआरटी को एनसीईआरटी की तरह ही आप पढ़ते हो तो याद करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो हम बहुत तरीके डेवलप कर रहे हैं जिनसे आपको याद करना आसान होगा। और एक बात फिर से मैं आपको बता दूं कि ये अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जितने डायग्राम यहाँ आपको दिए जा रहे हैं, ये डायग्राम आपको सारे 3-3, 4-4 बार इनका प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। कल हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, जो हमारा 3rd लेक्चर होगा। हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। तो 11th एनसीईआरटी का टॉपिक हमने लिया है 16th। ओके, ऑल द बेस्ट।